ताऊ जी को एक रोटी थोड़ी कच्ची क्या परोसी की थाली को उठा ताई जी के ऊपर फेंकते हुए ताऊ जी बोले, 2 वक्त का खाना भी अच्छे से खिला नहीं सकती। आज ये थाली उनके मुंह पर जा लगी, जिससे उनकी नाक से खून बहने लगा। वहीं बरामदे में बैठे पापा और दादा चुपचाप सारा तमाशा देख रहे थे कि तभी दादी ने ताई जी को डांटते हुए कहा, तुझे रोटी बनाते हुए 22-23 साल हो चुके हैं, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन मार खाती है। ढंग से रोटी बनाकर दिया कर, चेता कहाँ रहता है तेरा। एक पुरुष प्रधान जॉइंट फैमिली में मैं रहती थी। यह हर दूसरे तीसरे दिन होता रहता था, पर मजाल है कोई और औरत बोल जाए। यह हाल ताई जी के साथ ही नहीं बल्कि माँ के साथ भी होता था, बल्कि उससे भी बुरा, क्योंकि माँ ने 2 बेटियाँ पैदा करी थी। मेरी शादी हो चुकी थी। ताई जी की छोटी बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी। ताई जी की लड़की की शादी में मैं अपने पति के साथ पीहर आई हुई थी। सिर उठाकर मेरे पति राजा साहब की तरह आए थे। इज्जत में थोड़ी खलल क्या पड़ी कि वह भी मुझे गुस्सा करते हुए घर से निकल पड़े। मैं सड़क पर उनसे शादी में चलने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। मेरे पीहर वालों के सामने थोड़े आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, इसलिए मेरे पीहर वालों ने थोड़ा भाव नहीं दिया। उधर से पीहर वाले भी नाराज और इधर पति भी नाराज। ऐसी स्थिति में पिसता कौन है? यह बेटियां। अपने सपने छोड़े, खुद को छोड़ा। अब सभी को मनाने के लिए इधर भागो उधर भागो। मेरी बात मानो जीजी, दोनों को छोड़ दो और अपने ऊपर ध्यान दो। मेरी छोटी बहन हंसते हुए बोली। मैं गुस्से से बोली, तुझे क्या पता परिवार क्या होता है? अपने दांत मत दिखा, जब तेरी शादी होगी तब तुझे पता चलेगा। इधर मेरी जान निकल रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है। इसके बाद तेरा ही नंबर है, तेरे लिए भी रिश्ता देख रहे हैं। राधिका बोली, मेरे लिए मेरा हमसफ़र मैं देख लूँगी। मैंने कहा, ये सपनों की बातें हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती है। ऐसा कहकर मैं अपने पति को मनाने चली गई। पति भी बीच सड़क पर ही चिल्ला रहे थे। आदमी जा तो ऐसे ही मिले जो नाराज होने पर इतना चिल्लाते कि बेचारी दिल की कोई पेशेंट औरत हो तो वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ जाए। पर सच कहूँ तो हम औरतों का दिल बहुत मजबूत होता है, तभी तो हर विडंबना को झेल जाते हैं, जैसा कि मेरा पति। औरत तो मर्यादा में रहे तो अच्छा है। मेरे ताऊ जी का लड़का जो खुद महीने में एक बार डांस बार जाकर मज़े करता था, यह उसी का कहना था। हमारे परिवार का इकलौता वारिस, इसीलिए वह सभी का लाडला और सभी का सर का ताज, यानी घर के सभी पुरुषों का ताज। बस उसकी माँ का भी नहीं, क्योंकि उस पुरुष को इतना घमंड था। इसीलिए एक औरत के लिए बड़े नियम कायदे सोच रखे थे। बस भगवान का एहसान था कि घर में सबसे बड़ा होने के बावजूद भी उसकी शादी नहीं हुई थी। हम तीनों बहनें चाहती भी नहीं थी कि उसकी शादी हो। एक और औरत की ज़िंदगी बर्बाद। जैसा पीहर का माहौल वैसा ही ससुराल का माहौल। पर्दे में जन्म और शायद पर्दे में ही अर्थी उठेगी, ऐसा पूर्ण विश्वास था। पर हम सभी की ज़िंदगी में तहलका मचाने वाली मेरी छोटी बहन राधिका जो थी, सभी की ज़िंदगी एक गाड़ी के समान है। हम उसके ड्राइवर नहीं, हम उसके कंडक्टर वह भी नहीं। बस हमारे पास हमारी गाड़ी है, जिसमें 700 रुपये पेट्रोल तो है, पर चलाता कोई और है, जाना कहाँ है यह बताता भी कोई और है। हमारे परिवार में हम सभी औरतों की गाड़ी कुछ ऐसी ही थी। बस राधिका ऐसी थी जिसकी ज़िंदगी की गाड़ी पर पूरा हक उसका था और आगे भी वह अपनी गाड़ी खुद ही चलाना चाहती थी। बस वही ऐसी थी जो 12वीं तक पढ़ी थी, बाकी हम दोनों बहनें चौथी पाँचवीं। राधिका आगे पढ़ना चाहती थी, पर उसे इसीलिए पढ़ने नहीं दिया क्योंकि मेरे ताऊजी का लड़का राजू 2 बार 12वीं में फेल हो चुका था। राधिका फर्स्ट क्लास पास। राधिका का आगे पढ़ने को राजीव का अपमान समझ रहे थे, पर वह भी राधिका थी। उसने चोरी छुपे पढ़ाई जारी रखी और एक लड़के को अपना दिल भी दे बैठी। उसने सिर्फ मुझे यह बताया था। अपनी पढ़ाई के लिए उसने अपने सोने की चेन और अंगूठी बेच चुकी थी। थोड़ा बहुत वह लड़का भी मदद कर देता। ताऊजी की लड़की की शादी में ही राधिका के लिए लड़का फाइनल कर दिया था। जब राधिका को इस बारे में पता चला तो मुझे लगा कि शायद वह उसके साथ भाग जाएगी, पर वह लड़का ही फट्टू निकला। वह तो राधिका को छोड़ ही भाग गया। मुझे लगा ऐसे तो राधिका का दिल टूट गया होगा। जब मैं उसे ढांढस बंधाने उसके पास गई तो वह बोली, मैंने दिल ज़रूर उससे लगाया था,
पर मुझे तोड़ना इतना आसान नहीं है। मेरी ज़िंदगी में यह जितने भी आदमी आए हैं, चाहे वह पिताजी हो, ताऊजी हो, दादाजी हो या भाई हो, ये सभी चाबुक लेकर खड़े हुए हैं। और यह बंदा भी कुछ ऐसा ही है, आया और गया। छोड़ो, कोई और आएगा। ताऊजी ने जो लड़का देखा है उससे मिलते हैं। मैं उसका हाथ पकड़कर बोली। क्या बोली तुम? मिलते हैं? कोई मिलना विलना नहीं। इस लड़के को तुझे दिखा दिया है और जैसे ही उसकी हाँ होती है तेरी उससे शादी हो जाएगी। वह बोली, उसने मुझे देख लिया पर मैंने तो नहीं देखा। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों बहनों की तरह आंखें बंद करके शादी नहीं करने वाली। और सीधा माँ के पास जाकर अपनी बात रखी। पर उसकी बात सुन तो माँ और ताई जी की धड़कन ही मानो रुक सी गई थी। वह भी जोर से जिद करने लगी कि मैं भी शादी तब तक नहीं करूँगी जब तक उस लड़के से मिल नहीं लेती। उसकी बातें सुन तो दादी भी आ गई और दादी तक बात पहुंची तो एक साइड में राधिका अकेली और एक साइड में घर के सारे पुरुष। मैं माँ और ताई जी के साथ बीच में, क्योंकि राधिका का साथ दिया तो इन आदमियों के डंडे खाने को मिलेंगे और आदमी के साथ भी खड़े हुए तो राधिका अकेली पड़ जाएगी। औरतों पर हाथ उठाना हमारे घर में आम बात थी। राधिका जितना ज़्यादा बगावत करती, ताऊ भाई और पिताजी से उतना ही पिटती। माँ राधिका पर चिल्लाती, उसे चुप होने को कहती, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी को इतना पिटते हुए कैसे देख सकती थी। और बस जो कुछ कहना है वह सिर्फ राधिका से ही तो कह सकती थी। पर राधिका चुप होने का नाम नहीं ले रही थी, मानो उसे मरना पसंद था, पर घुट घुट कर मरना नहीं। उसका कहना भी सच ही था। हम दोनों बहनों की जिन लड़कों से शादी हुई है, हमको कौन सी खुशी मिल गई। जैसे ही मारपीट करके सभी चले गए, माँ ताई जी ने उसे गले लगा लिया। उसे समझाया कि बगावत करने का कोई मतलब नहीं है। उसके घावों पर मरहम लगाने लगी। इस बीच उस लड़के की तरफ से भी हाँ का जवाब आ गया। राधिका की बगावत को देखते हुए चटमंगनी पट ब्याह की तैयारी शुरू कर दी। वह लड़का मुझे भी दिखाया गया। सच कहूँ तो वह लड़का रति भर भी मुझे पसंद नहीं आया। मेरी राधिका के सामने तो वह कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों में जैसे उसकी हवस टपक रही थी। लाल आंखें जैसे कोई शराबी हो, कपड़े ऐसे पहन आया जैसे कोई जोकर। उसे देखकर सोच रही थी कि जिस लड़के को राधिका पसंद करती थी, काश उसमें थोड़ी हिम्मत होती राधिका का हाथ थामने की, तो मैं उसके साथ उसे भगा देती। पर उसके पास उससे शादी करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई थी। माँ और ताई जी भी यही फुसफुसा रहे थे कि कैसा लड़का पसंद किया है। माँ की आंखों में आंसू थे कि राधिका की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पर हिम्मत नहीं थी, रास्ता नहीं था। फिर शादी की तैयारी ज़ोर ज़ोर से शुरू होने लगी। अभी तक तो राधिका के वे गाँव भी पूरी तरह से भरे नहीं थे जो पिताजी और भाई ने दिए थे। राधिका ने अभी तक उस लड़के को देखा तक नहीं और इस बार वह भी निराश हो चुकी थी। मान चुकी थी कि इस घर की औरतों का भाग्य इसी घर के पुरुष लिखते हैं, भगवान नहीं। हम खुद नहीं लिख सकते। एक छोटी सी आशा भी अपना हाथ बढ़ाने उसकी तरफ नहीं बढ़ा। बेमन से दुल्हन के कपड़े पहने, आंखों में आंसू लिए, बस वह अपने सपनों को मारने का इंतज़ार कर रही थी। माँ, ताई जी और मैं भी इस शादी से खुश नहीं थे। हम तो कभी के हार चुके थे। बस एक वो ही तो थी जो इस घर की शेरनी थी। पर आज राधिका को भी हारता हुआ देखा अच्छा नहीं लग रहा था। जो हर फिक्र की परवाह नहीं करती थी, वह खुद आज ऐसे। माँ उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, तो यहाँ से चली जाए तो क्या करेगी बिना शादी किए? माँ की बात सुन राधिका के आंखों में चमक आ गई। खुद मैं भी सुनकर आश्चर्य में पड़ गई कि माँ क्या बोल गई। हम सभी माँ को गौर से देखने लगे। माँ बोली, ऐसा क्या देख रही हो सभी? बस यही तो पूछ लिया कि राधिका यहाँ से भाग जाए तो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? बस। राधिका ने माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे नहीं पता, पर किसी आदमी का हाथ तो नहीं पकड़ूंगी, पर मेरी गाड़ी में बहुत ही परख कर ही किसी को लिफ्ट दूंगी। नहीं समझ आया तो उसे उतार दूंगी। उसी समय माँ ने अपने सारे गहने रुपए लाकर राधिका को दिए। ताई जी ने भी अपने कमरे से सारे गहने और रुपए लेकर आई। मुझसे भी जो बन पड़ा वह किया। उसके कपड़े तो पहले से ही पैक हो चुके थे। बारात द्वार पर आ चुकी थी। स्वागत में सभी पुरुष लगे थे और हम औरतें
राधिका को भगाने में लगी थी। हम सभी ने एक साथ राधिका को गाड़ी में बिठाया और उसे अलविदा कर दिया। माँ ने कहा, क्या होगा, मार तो आए दिन खाते हैं, आज थोड़ी और खा लेंगे। पर एक चिंता थी कि राधिका को आज़ाद तो कर दिया, पर आगे सब कैसा होगा। बस सब ठीक हो उसके साथ। मंडप पर दूल्हा बैठा था। राधिका को बुलाने जब माँ को भेजा तो माँ कमरे तक गई और झूठा दुख जताते हुए कहने लगी, हे भगवान, राधिका तो भाग गई। बारात बिना दुल्हन के लौट गई। मैं अपने ससुराल लौट गई। बिना कुछ किसी को बताए राधिका के संपर्क में रही। राधिका का सारा हाल माँ और ताईजी को बताती रही। अब राधिका एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी अपनी कड़ी मेहनत और लगन से, क्योंकि उसका पहला और आखिरी प्यार पुलिस बनना ही था, ताकि वह ऐसे लोगों की धुनाई कर सके जो औरतों की धुनाई करते हैं। 8 साल बाद जब वह माँ से मिलने गई तो इस पुलिस की वर्दी में देखकर एक बार तो पापा, भाई और ताऊजी भी डर गए थे। यह डर उस मेहनत का था, शिक्षा का था, उसकी कमज़ोरी का नहीं, उसकी मेहनत का था। और एक सुरक्षा उस माँ को और ताईजी को मिली जिसकी शायद उन्हें हमेशा तलाश थी। पिताजी और ताऊजी ने तो सुन रखा था कि उनके एरिया में एक खतरनाक पुलिस वाली आई है जो औरतों की पिटाई करने वालों की तो धाप कर पिटाई करती है। पर जब उन्होंने देखा कि यह धाकड़ पिटाई करने वाली तो खुद उनकी बेटी ही है, राजीव ने राधिका से कहा, आदमी को पीटना गलत है। राधिका बोली, आदमी औरतों को पीटते हैं, क्या वह सही है? ट्रेनिंग तो यहीं से मिली है, दबा कर मारना, सीमा में रहना, नहीं तो मेरे हाथों में भी आजकल खुजली बहुत चलती है। तभी 2 कांस्टेबल ने भी राधिका का सामान राधिका के कमरे में रखवाने में मदद करी। अब सब कुछ शांत हो चुका था। माँ और ताईजी को राधिका के इस रूप को देख जितनी खुशी हुई, शायद वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब उनकी भी रक्षा करने वाली कोई उनके साथ थी हमेशा। रोटी कच्ची हो चाहे जली हो, अब थालियाँ फेंकना बंद हो गया। अब माँ और ताईजी ने सुकून की सांस ली। ज़रूरी नहीं कि रखवाला कोई बेटा हो, बेटियाँ भी तो हो सकती है। बदलाव के लिए अब हमेशा तैयार रहे। शिक्षा एक औरत का हथियार है और अपने पैरों पर खड़े होना उसकी आज़ादी की जीत। अपनी गाड़ी का ड्राइवर भी खुद बने और किस दिशा में गाड़ी ले जानी है उसकी कंडक्टर भी खुद बने। रास्ता ना मिले तो राहगीरों से रास्ता सिर्फ पूछ लिया करते हैं, उसे ड्राइवर नहीं बनाते हैं। इशारा समझें। राधे राधे। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।